लेना। तरीके से। जब तक आप इसमें ठीक है कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक मैं दोबारा इस तरीके से टेस्ट नहीं लूंगी टाइमर वाला। ठीक है। मैम, ऐसे भी तो आप पुराना वाला से ही उसमें तो टाइमर दे सकते हो मैम। मतलब आपने दे दिया, उसके बाद आप ऑफ कर दिया। हाँ हाँ, वो तो देती हूँ, लेकिन वो फिर ऊपर नहीं लिखा आता ना, बस ये फर्क होता है। ओ मैम, वो ऊपर वाला नहीं चाहिए मैम। हम लोग अलार्म दे देंगे, वो भी चलेगा, बट वो मत करो मैम। तो वो अगर सबमिटिंग होता है। सबको नहीं चाहिए तो ठीक है, फिर मैं पुराने तरीके से लिया करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब, और मैम एक होता है पहले ही ले लेना जी, कोड डाल दो, ये डाल दो। वो हम्म। मतलब मिडिल में मैम, क्वेश्चन करते हुए मिडिल में, और इतना घुमा फिरा कर पूछ रखा था वो। चलो, कुछ वैसे इतना घुमा फिरा के नहीं होता, पर क्यों ये दिक्कत आ रही थी वो देख लूंगी मैं। अगर हाँ कंफर्टेबल मैम। रहे तो ही ऐसे लूंगी, ठीक अदरवाइज। है मैम। बताओ। पाई ऑफ 157 निकालने को बोला था मैंने लास्ट क्लास में, सबका निकला। 156 होगा। हम्म। 156। 1156 होगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर चेक करने का एक तरीका तो मुझे पता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्राइम नंबर चेक करने के लिए 157 के आसपास का कोई नंबर लेकर उसका स्क्वायर रूट देखा करो। जैसे कि 144 है, उसका स्क्वायर रूट 12 होता है। तो 1 से लेकर 12 तक, और 12 से भी ज़्यादा चेक कर लो, क्योंकि 144 जो नंबर है वो 157 से छोटा है। 1 से लेकर 13 तक जितने भी नंबर्स हैं वो चेक कर लो कि 157 के साथ इनके कॉमन डिवाइजर्स हैं कि नहीं। मतलब जीसीडी निकालना है आपको। 1 से 13 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका 157 के साथ, अगर इन सब का जीसीडी 1 आ जाता है तो पक्की बात है कि ये नंबर प्राइम होगा, जो भी नंबर चेक करना है। ठीक है। उनका इसका जो स्क्वायर रूट है उतने तक के नंबर्स, या उससे एक ज़्यादा भी ले सकते हो, जैसे 169। 169 आपको पता है इसके आसपास होता है, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। और 1 से लेकर 13 तक अगर किसी नंबर के साथ इसका कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा तो ये प्राइम ही होगा। और मान लेते हैं किसी के साथ ये कॉमन डिवाइज़र कुछ रख रहा है, मतलब इसका जीसीडी कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, फॉर सम एक्स, तो ये प्राइम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक नंबर लिया जाए, कौन सा लिया जाए, 102 लिया जाए। तो 102 10 के आसपास होता है, तो 1 से 11 तक के सभी नंबर्स के साथ इसका जीसीडी एक बार चेक करके देखो। 1 के साथ इसका जीसीडी 1 है। ठीक है, 1 के साथ तो किसी का भी चेक करोगे वो तो 1 ही आना है। 2 के साथ चेक किया, 2 के साथ चेक किया तो पता चला ये तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 पे ही हमें पता चल गया, हो सकता है हमें जाके सीधे 11 पे पता चलता, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे अगर 111 होता तो 111 सबके साथ जीसीडी 1 रखता, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। मैं फॉर एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, वैसे तो हमें पता है ये 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर होता तो आपको देखना पड़ता। 10 तक तो ये जीसीडी 1 ही देता, लेकिन फिर आप देखते कि 11 के साथ ही जीसीडी 11 दे रहा है। नहीं सॉरी, 11 नहीं, ये तो प्राइम नंबर है ना। 3 का डिवाइजर है मैम। 3 का है, 3 का 3। है। 3 जा 9, हाँ हाँ 3 का है, बिल्कुल 3 के साथ जीसीडी ये 3 देगा। जस्ट एक मिनट रुकना। मतलब 111 का डीबी सर बोल रहे थे मैम ने। हाँ। तो इजी है, वो उसका शाम तो 3 हो रहा है, तो वो तो 3 उसका होगा टीवी से। हाँ। सम वाले तरीके से भी देख सकते हो, देख सकते हो। हाँ मैम। उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 के साथ कुछ ना कुछ वो जीसीडी रखेगा। ये वाला तरीका पता नहीं था मैम, मतलब वो प्राइम चेक करने का तरीका।
मैं तो नहीं जानता था। मतलब ये एक मोस्ट जनरल तरीका हो गया। और भी बहुत सारे नंबर थ्योरी में तरीके होते हैं, वो जो बचपन में आप पढ़ते थे। 2 का डिवाइजर कैसे चेक करें, इवन नंबर है तो 2 के साथ रखेगा, लास्ट में उसके 5 डिजिट है, यूनिट प्लेस पे 5 या 0 डिजिट है किसी भी नंबर के, तो वो 5 का डिवाइजर 5 का मल्टीपल होगा। उसका सम, डिजिट्स का सम 3 आ रहा है या 6 आ रहा है या 9 आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 3 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके के बहुत सारे तरीके होते थे 1 से लेकर 9 तक चेक करने के, है ना। वो सब तरीके भी अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, जो कन्वीनियंट लगे जब जिस भी। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही पीछे से चली आ रही हैं। तो 157 इज़ अ प्राइम नंबर, और प्राइम के लिए हम जानते थे फाई क्या होता है, फाई ऑफ पी इज p-1। और फाई के लिए हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। नंबर 1 वॉज कि अगर p की पावर में कोई नंबर है तो उसका फाई कैसे निकलेगा, p⁻n माइनस p⁻n-1। मैंने आपको आज 2 असाइनमेंट्स दिए ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म की। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने शुरुआत में कराया था काफ़ी, लिमिट निकालने का तरीका, तो वो एक्सरसाइजेस कर लेना 1-2 दिन में, उसको हम डिस्कस करेंगे परसों। और कुछ 1-2 चीज़ें जो भी चेन रूल वगैरह रह गया उसकी भी क्लासेस लगा के 1-2 दिन में करते हैं उनको भी। ठीक है, और शाम वाला क्लास में क्या होगा मैम? टेस्ट डिस्कशन आज ही कर ले, मैं ये पूछ रही हूँ, या फिर प्रीवियस ईयर डिस्कशन करें? प्रीवियस ईयर डिस्कशन रहता है ना अभी थोड़ा सा, कॉन्टिन्यूटी एंड सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी वाला, मल्टी वेरिएबल। मैम आज टेस्ट डिस्कशन कर लो। आप लोग उससे पहले टेस्ट दे देना, बस टेस्ट डिस्कशन ही कर लेंगे शाम को। हाँ मैम, शाम में मैम तो ये तो 4 बजे तक होगा, 3:30 तक होगा क्या? तो मैम उसके बाद में ही मैम दे देना, मतलब 3:40 में ही या 3:45 में ही ओपन कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा 4 बजे के बाद करूँगी, बता दूंगी मैं, आप लोग अपना टाइम उस हिसाब से बता देना। 4 बजे के बाद आप लोग जब भी फ्री हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई पाई के बारे में। पाई हमें क्या बताता है, वो सारे नंबर्स बताता है, किसी भी नंबर का हम फाई निकाल रहे हैं, फाई फंक्शन यानी ऑयलर्स टोरशन फंक्शन भी बोला जाता है इसको। किसी भी नंबर का फाई निकालने से हमें ये पता चलता है वो सारे नंबर्स जो n के साथ को प्राइम हैं उनकी काउंटिंग पता चलती है। लेकिन एक और फंक्शन होता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, जो कि निकालता है एक्चुअल जो नंबर्स हैं, जैसे 5, 8, तो हमें बताता है कि 8 के साथ कौन से नंबर्स को प्राइम है। लेकिन वो कौन कौन से हैं को प्राइम नंबर्स, उसके लिए भी एक फंक्शन होता है जो हमें ये बात बताता है। ठीक है, फंक्शन नहीं मतलब एक, हाँ फंक्शन ही है जो हमें ये बातें बताता है, तो उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात है जो फाई के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूलर्स फाई फंक्शन। इफ n इज ग्रेटर देन 2, दिस इज अ थ्योरम, then Euler's phi function is always even। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम phi of 2 निकालते हैं, वो हमें पता है 1 आता है, विच इज़ एन ऑड नंबर। लेकिन इसके बाद जब भी आप phi निकालोगे, phi 3, phi 4, phi 5, आप ये नोटिस करोगे, शायद आपने किया भी हो, कि हमेशा even आता है। phi 6 निकालते हैं तो वो भी 2 आता है, phi 7 निकालते हैं वो 6 आता है। आप देख रहे होगे कि ये इवन्स ही आ रहे हैं। तो ये एक रिजल्ट है कि 2 से बड़े नंबर के लिए ऑयलर्स फाई फंक्शन हमेशा इवन आता है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, अगर आप मान लो कि कोई नंबर है जो 2 की पावर k टाइप का है। 2 केसेस हो सकते हैं। केस 1, जिसका भी आप फाई निकाल रहे हो वो नंबर या तो 2 की पावर k टाइप का होगा या 2 की पावर k टाइप का नहीं होगा। अगर वो 2 की पावर k टाइप का है, सपोज करके चल रहे हैं कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक सेकेंड,
फाई एन लिखना था यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब ठीक है, क्योंकि अगर k को 1 लेके चलेंगे, k 2 या 2 से बड़ा क्यों लिया हमने? यहाँ पे हमने k को 2 या 2 से बड़ा क्यों सपोज किया? क्योंकि k 1 होगा तो phi 2 की वैल्यू 1 है और हम इवन वाला बता रहे हैं अभी। हाँ, मतलब इसको थोड़ा सा ढंग से बोला जाए तो अगर k 1 होगा तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, पर हम n ग्रेटर देन 2 के लिए फाई निकालना चाहते हैं और उस पर रिजल्ट लगा रहे हैं। रिजल्ट किसके लिए बनाया गया है? n ग्रेटर देन 2 के लिए, ना कि इक्वल टू 2 के लिए। तो k मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए हम k को ग्रेटर देन 1 लेके चले हैं। तो फाई कैसे निकलेगा 2 रेस्ट पावर k का? कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, 2 रेस्ट पावर k माइनस 2 रेस्ट पावर k माइनस 1, विच इज नथिंग बट 2 रेस्ट पावर k माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 2 माइनस 1 विच इज 2 रेस्ट पावर k माइनस 1। अब k 2 या 2 से बड़ा था, k 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, 2 या 2 से बड़ा था, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस विल ऑलवेज बी 2 का मल्टीपल होगा ना हमेशा, क्योंकि k अगर 1 होता तो ये 2 रेस्ट पावर 1 माइनस 1, ये 1 भी आ सकता था, लेकिन k विल स्टार्ट फ्रॉम 2, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 1। k अगर 3 होगा तो ये 2 रेस्ट पावर 2, इस तरीके से आएगा। तो 2 की पावर्स में होगा, इसका मतलब ये इवन होगा हमेशा, राइट? यस मैम। अगर सेकेंड केस की बात करें, अगर 2 की पावर k टाइप का नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? n इज डिविजिबल बाय सम प्राइम, किसी न किसी प्राइम से डिविजिबल होगा वो नंबर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्राइम पावर जरूर उसके अंदर इंक्लूड होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे 6 2 की पावर में नहीं है, तो 6 किसकी पावर में है? 2 रेस्ट टू पावर 1, 3 रेस्ट टू पावर 1। सिर्फ 2 की पावर में नहीं है 6, उसके साथ कोई और प्राइम की पावर भी है मल्टीप्लाइड। तो 2 की पावर में अगर वो नहीं है सिर्फ और सिर्फ, तो कोई ना कोई और प्राइम की पावर भी साथ में मल्टीप्लाइड होगी। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1, तो n इस टाइप का नंबर हो सकता है p रेस्ट पावर k इंटू एक्स। अब ये x कुछ भी हो सकता है, वट एवर, x से हमें मतलब नहीं है, मुझे उस प्राइम से मतलब है। यहाँ पे जैसे 3 है, 3 को p ले लिया जाए और इस k को 1 ले लिया जाए, तो ये है इस टाइप का नंबर। 6 इज इक्वल्स टू 2p टाइप का नंबर है, ठीक है। वैसे 2p टाइप के नंबर्स में ग्रुप थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, वो आप आगे देखोगे भी, 2p ऑर्डर के ग्रुप्स। बाकी खैर, अगर 2 की पावर k टाइप का नंबर नहीं है तो कुछ ना कुछ इस टाइप का होगा। अब फिर से इस पे फाई ऑफ n देखा जाए तो देखो, हमने इसको प्राइम पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। p की जितनी पावर्स थी वो अलग करके लिख ली हैं, और बाकी ये जो x है ये किसी न किसी अलग प्राइम की पावर्स होंगी, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। कुछ भी हो सकता है, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो ऑब्वियसली p की पावर k का GCD x के साथ तो 1 ही आने वाला है ना, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि x के अंदर p की पावर k's नहीं पड़ी हैं। p का कोई मल्टीपल नहीं है, क्योंकि p के जितने मल्टीपल हैं वो p की पावर k में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फाई n क्या हो जाएगा? फाई ऑफ p रेस्ट टू पावर k इंटू फाई ऑफ x, बिकॉज GCD 1 है इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अभी मैंने ऊपर आपको प्रॉपर्टी रिमाइंड भी करवाई थी, ये दोनों, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इस फंक्शन को, और फाई पर कैसे, प्राइम की पावर पर कैसे अप्लाई करना है वो भी देखा था। तो इस पर कैसे अप्लाई करना है, इसको आप लिख सकते हो p रेस्ट टू पावर k माइनस 1 इंटू p माइनस 1। p रेस्ट टू पावर k माइनस 1 कॉमन लेके मैंने इसको लिख दिया, और ये जो भी हो, फाई ऑफ x कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अब ये क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है जो ग्रेटर देन 2 था, तो p माइनस 1 क्या होगा? इवन नंबर। p श्योरली एक इवन नंबर होगा, और इवन नंबर इनके साथ और इनके साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट में एक इवन नंबर ही देने वाला है। सो इस केस में भी फाई n इवन आ चुका है। दोनों केसेस में हमें मिल चुका है कि फाई इज ऑलवेज इवन। हमने एक्सक्लूसिव केसेस लिए थे म्यूचुअली, एक ये था और एक इसी का दूसरा उल्टा केस लिया था। दोनों ही केसेस में फाई इवन आ चुका, राइट? हम इसमें
एक्स भी प्राइम होगा ना? एक्स कैसा हो सकता है? एक्स ऐसा हो सकता है, मेरे कहने का ये मतलब है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एन हो सकता है इस टाइप का नंबर, तो आप पी को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे 3, तो एन को आप कैसे लिख सकते हो? चलो मैं ऐसे ले लेती हूँ, ऐसा कोई नंबर है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो p को 3 अगर सपोज कर लिया जाए तो 3⁻49 आपने ऐसे अलग करके लिख लिया, और बाकी जो x है वो ये है 2 सॉरी, ये x, और ये p⁻, जो भी 49 है, कॉल इट k। सो x इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द प्राइम, जो भी पावर्स हैं उसकी, अलग अलग प्राइम्स की अलग अलग पावर्स की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। सिंगल कोई प्राइम नंबर की पावर नहीं है। एक्स जो भी है रेसिड्यू टाइप का है, कि हमें तो एक प्राइम की पावर बाहर लेनी है, चाहे मैं 5 की लेती उसको पी की पावर के बोलती, या मैंने 3 की पावर बाहर ले लिए उसको बोल दिया पी की पावर की, और बाकी जितना भी बचा हुआ है उसको एक्स में डाल दिया, क्योंकि हमें सिर्फ एक प्राइम से मतलब है, उससे हमारा काम चल जाएगा इसलिए। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि फाई एन ऑलवेज इवन होता है। तो अगर फाई फंक्शन डिफाइन किया जाए नेचुरल्स टू नेचुरल्स, तो आपको पता है कि ये फंक्शन की ऑड नंबर्स की प्री इमेज नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्ट कौन सा नंबर? एक्सेप्ट 1। 1। मतलब ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने कि आप इसको एज अ फंक्शन भी साथ के साथ देखते रहो। ये हमारी खुशनसीबी है कि फाई एक फंक्शन है, तो फंक्शन से हमें बड़ा प्यार होता है, हमें उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि हम मैथमेटिशियंस हैं। तो फंक्शन वाली बात को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है? एक प्रॉपर्टी आपको मिल गई है, लेकिन उस फंक्शन वाली बात को हमेशा साथ साइड बाय साइड लेके चलना। 1 1 ऑन 2 सब पता ही है आपको, ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, ठीक है? अच्छा, ऑन टू के बारे में मैंने पहले नहीं बताया था, शायद अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ठीक है? इसका ग्राफ देखना हो तो भी आप देख सकते हो, क्यूरियोसिटी हो तो ऑनलाइन जाके देखना, इसका ग्राफ बड़ा डॉटेड डॉटेड सा होता है, कुछ ऐसा। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे डॉट डॉट्स आते हैं, ओके? और ये बढ़िया फंक्शन है, मतलब डोमेन भी इसकी अच्छी है, तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी हो गया। कितनी बातें कर लो तो इसके बारे में, ठीक है? को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर्स, क्या जानते हो आप इनके बारे में? हम जिनका जीसीडी 1 होता है इनका उन्हें जीसीडी, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जीसीडी निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? 40 और 58 का जीसीडी निकालना हो या 60 का निकालना हो तो आप निकाल सकते हो कुछ ही सेकंड्स में, यस मैम। फैक्टराइज करके निकाल लो। 20 20, ठीक है, ओके। वैसे मेरा भी नहीं निकला था, अच्छी बात है आपने निकाल लिया, क्योंकि मेरा तो निकला नहीं था। तो हम को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका जीसीडी 1 आया। अब 40 और 60 का जीसीडी तो 1 आया नहीं, तो उनको को प्राइम नहीं बोलेंगे। जीसीडी ऑफ अगर हम ऐसा नंबर ले p⁻k और एक ऐसा नंबर ले p⁻m, तो इन दोनों का जीसीडी हमेशा 1 होगा क्या? p⁻k और p⁻m, तो वो तो k और m पे डिपेंड करेगा ना। मान लो हम p² और p नहीं, का जीसीडी, p भी अलग है, अलग अलग है p प्राइम नंबर। q⁻m ऐसे बोल रहे हो आप? यस मैम। हाँ, इनका तो और बनी दोनों है। p और q प्राइम नंबर से। p और q प्राइम की, मतलब प्राइम की पावर का कोई नंबर और दूसरे प्राइम की पावर का कोई नंबर, बिल्कुल इनका जीसीडी 1 होगा। दो अलग अलग प्राइम्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, उनकी पावर्स में भी कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स फॉर एग्जांपल 7 है, ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसके साथ तो
कोई ऐसा दूसरा नंबर रख दो जिसमें इसकी पावर्स ना हो। जैसे अगर 21 रखा होता, या फिर 7 के साथ हमने 15 रख दिया हो, या फिर 7 के साथ हम 49 रख दें, तो बताओ अलग अलग केसेस में क्या क्या जीसीडी निकल के आएंगे। फर्स्ट केस में 7, सेकंड में 1, थर्ड में 7, और फोर्थ में ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, 1 ही आएगा। 1। 1 तो ये दोनों केसेस में ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर का दूसरे के साथ जीसीडी 1 कब नहीं आएगा? जब दूसरा नंबर उसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, उसी की कुछ ना कुछ पावर्स में होगा। उसकी पावर तो साथ में मल्टीप्लाई होगी ही होगी, साथ में और कुछ भी मल्टीप्लाई होता रहे, 7 या 7 स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे 49 इज 7 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 है, खैर उसको तो क्या ही लिखना। तो ये 7 की पावर में था। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि कब किसके साथ को प्राइम नहीं होते, अपने मल्टीपल या अपने पावर्स मल्टीपल ऐसे जिनको जो उनकी पावर्स में हो। तो को प्राइम नंबर्स हुए जिनका जीसीडी 1 होता है, सिंपल सी बात है। अब जैसे अगर हमें ये सेट निकालना हो, आप थोड़ा सा सोचना इसके बारे में। जीसीडी पर हम आते हैं कि 0 के साथ और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इन सब के साथ जीसीडी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि वो सारे इंटीजर्स सच दैट जीसीडी ऑफ x, 1 इज इक्वल टू 1, इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? अनकाउंटेबल। मैम क्या पूछा है एक बार बता दो मेरा। सॉरी काउंटेबल होगा। काउंटेबल set of all integers such that GCD of x, 1 is 1। कार्डिनैलिटी बतानी है इस सेट की, और फिर काउंटेबल सेट होगा। भी बताना है, लेकिन पहले कार्डिनैलिटी बतानी। काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स के साथ एक बात ध्यान रखना, जीसीडी कैसे लिया जाएगा? जीसीडी ऑफ -5 और 5। 5 के क्या क्या डिवाइजर्स होते हैं, पहले हमें ये याद रखना है। प्लस और -5 इसके डिवाइजर्स हैं, -5 के भी प्लस और -5 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। प्लस माइनस ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। -5 डिवाइड्स 5, क्यों? क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू -5 टाइम्स सम x। व्हाट इज दैट x? -1। x इज इक्वल टू -1। बस एक इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए यहाँ पे, ये इंटीजर एग्जिस्ट कर गया ना, दैट 5 इज इक्वल टू -5 टाइम्स समथिंग, वो एक इंटीजर है। तो बस -5 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स -5, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि -5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स सम z, where z is what? z is -1। तो जीसीडी नेगेटिव पॉजिटिव का साथ में इस तरीके से लिया जा सकता है। अब देखो इन दोनों का जीसीडी क्या निकलेगा। इन दोनों के सारे डिवाइजर्स की कलेक्शन लो, उनमें से कॉमन डिवाइजर्स निकालो, और फिर उसमें से ग्रेटेस्ट देखो। ये है जीसीडी निकालने का तरीका। क्या करना है हमें? सबसे पहले 2 नंबर्स हैं जिनका भी जीसीडी निकालना है, उनके सारे डिवाइजर्स की कलेक्शन लो, उन डिवाइजर्स की इंटरसेक्शन निकालो, यानी कॉमन डिवाइजर्स निकालो, और फिर उन डिवाइजर्स में से ग्रेटेस्ट देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर जीसीडी निकालने को बोला जाए -15 और 5 का, तो 5 के क्या क्या डिवाइजर्स हैं? प्लस एंड -5। इसके क्या क्या डिवाइजर हैं? +-5 +-3 +-15। लेकिन कॉमन डिवाइजर सब हमें देखने हैं। ये तो सारे डिवाइजर हो गए। कॉमन डिवाइजर्स कौन से हैं? +-5। ग्रेटेस्ट कॉमन कौन से हैं? 5। तो जीसीडी क्या आ जाएगा? 5। वैसे जीसीडी हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इस वजह से, समझ रहे हो आप? यस मैम। इस वजह से हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -5 के भी डिवाइजर प्लस और -5 थे, 5 के भी प्लस और -5 थे, तो हम माइनस वाले का सिलेक्शन तो कभी करेंगे ही नहीं। 0 और वो जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में भी अभी बात करते हैं, ठीक है।
तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रोसेस है जिसमें हमें जीसीडी निकालने का इजी तरीका पता चलता है। तो अब बता दो सेट ऊपर वाला क्या आएगा, और कल एक और क्वेश्चन दिया था उसके बारे में भी बात करते हैं। क्वेश्चन ये था, इफ n is any prime number then the number of divisors of n, यहाँ लिख देती हूँ मैं। दो सवाल पूछे मैंने आपसे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला सेट जेड होगा क्या? देखते हैं। और नीचे वाला आंसर नहीं फोर मैम, होगा? ऊपर वाला सेट तो जेड नहीं, वो एक्स पूछा है ना। हाँ, हाँ तो जेड जेड माइनस 0 होगा मैम। जीरो, ठीक है। 0 और 1 का जीसीडी क्या होगा? 0 और 1 का जीसीडी, अच्छा जो मैंने प्रोसेस बताया उसकी हेल्प से चलो निकालते हैं 0 और 1 का जीसीडी। वहाँ पे कईयों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। और कोई बताना चाहेगा एसेट या उसकी कार्डिनैलिटी के बारे में? काउंटेबली इनफाइनाइट में सेट क्या होगा, ये होगा या ये होगा? z माइनस 0। z माइनस 0। चलो पहले तो 0 पे ही बात की जाए फिर। ये वाला भी बता दो, ये दूसरा क्वेश्चन जो था। if n is any prime number then number of या उस पे हम Four बाद होगा। में आए, पहले हम 2 नहीं मैम, 4। 4 और 2। चलो बताओ। 2 मैम। 2 और 4। 2 पे 2 4 4। होगा। 4 होगा मैक्सिमम 4 नंबर इटसेल्फ। हम्म। प्राची आप बताओ। मैम 2। बस मेनक मेहनत का सही है, बाकी सबका गलत है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे, पॉजिटिव थोड़ी लगाया मैंने। अब इसका आंसर 2 है। पॉजिटिव हटा दिया जाए तो डिवाइजर्स ही रह गए। तो प्राइम के पास क्या क्या डिवाइजर होते हैं? पी के पास p पॉजिटिव माइनस नंबर p होता है। प्लस प्लस माइनस माइनस p प्लस माइनस 1। प्लस माइनस पी और प्लस माइनस 1 कितने हो गए? 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए, टोटल 4 हो गए। ठीक है, इसीलिए तो ये ट्रिकी था, नहीं तो आपसे पूछा क्यों जाता। तो डेफिनेशन थोड़ी पूछी मेनक थी। अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा मैक्स क्या बोलते हैं ना, वो है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स, कुछ नहीं बोल दिया कोई फोन का मॉडल लेजेंड प्रो मैक्स जैसे नए नए वर्ड कहाँ से सीख रहा हूँ? तुमसे। फोन ज्यादा लेता है ना, लगता है। चलो 0 और 1 के जीसीडी की बात करते हैं। 0 के क्या क्या डिवाइजर्स हैं, पहले तो ये बात की जाए, और 1 के क्या क्या डिवाइजर्स हैं इनकी बात की जाए। 0 के क्या क्या डिवाइजर्स हैं? जैसे 1 डिवाइड 0 इज इट करेक्ट, 2 डिवाइड 0 इज इट करेक्ट, या -2 डिवाइड 0 इज इट करेक्ट? 1 0 को कब डिवाइड Yes, करेगा? ma'am. पहली बात, जब जब 0 इज इक्वल टू 1x होगा, वेर हाँ x जी इज एन इंटीजर। व्हाट इज x? 0। x 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0। सो इसका मतलब 1 डिवाइड 0 इज करेक्ट। 2 डिवाइड 0 सेम वे में करेक्ट हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स 0। सेम वे में ये भी करेक्ट है, 2 टाइम्स, सॉरी -2 टाइम्स x, -2 टाइम्स 0। लेकिन 0 और 0 के जीसीडी के बारे में क्या कहा जाएगा? वो पता नहीं मैम, होगा कुछ इंफिनिटी होगा। जीसीडी ऑफ 0 और 0। मैम उसका मतलब जीसीडी ऑफ 0,1 इज इक्वल टू अच्छा 1। चलो 0 की बात बाद में करेंगे, जीसीडी की बात इसकी बाद में करते हैं। पहले इसकी बताओ, 0 और 1 का जीसीडी में कह रही थी। 0 के डिवाइजर्स कौन कौन से आए फिर? 1 के तो +-1 है, 0 के क्या क्या डिवाइजर्स हैं? डिवाइजर्स पूछे हैं मैंने सिर्फ। 1 2 3 4 प्लस माइनस लगा दो, पूरा जेड लगा दो, जेड -0 लगा दो। 0 डिवाइड 0
जेड माइनस जीरो बोलो मैम। 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 या 0 इंटू 1 कुछ भी हो सकता है, तो 0 डिवाइड 0 भी करेक्ट है ना। तो सारे इंटीजर्स इसका डिवाइजर हो गए और इसके डिवाइजर्स हो गए +-1। 0 डिवाइड्स 0 ये होगा। बाय डेफिनेशन तो करेक्ट है ये। ये तो बड़ा खतरनाक चीज है मैम। ये तो क्या हुई। चलो एक बार कॉमन डिवाइजर निकालो। 0 डिवाइड 0 नहीं हो सकता ना, 0 डिवाइड 2 भी हो जाता है। -1 होगा कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजर 1 होगा, +-1 होगा और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होगा, इसका मतलब। चलो मैं एक बार सोचती हूँ इसके बारे में। ठीक है, वैसे 0 डिवाइड 0 तो तब होगा ना जब 0 इज इक्वल टू 0 इंटू सम इंटीजर there exists and x belongs to integer such that this holds. लेकिन मैम मतलब यूनिक एक्स तो नहीं मिलेगा। यूनिक X तो तो नहीं मिलेगा। 2 डिवाइड 0 इस टाइम कौन है? अच्छा उसमें यूनिक मिलता है, ठीक है। 3 डिवाइड 0 4 डिवाइड 0 इसमें भी थोड़ा वो है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं, मतलब अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग रिजल्ट्स हैं, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। चलो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक आ सकती है कि 0/0 प्रॉब्लम ये होती है ना कि 0/0 1 भी हो सकता है, 0/0 2 भी हो सकता है, 0/0 3 भी हो सकता है। तो अभी चलो हम यही मान के चलते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, हर एक इंटीजर के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ये डिवीजन वाली प्रॉब्लम आ जाती है 0 के साथ। 0/0 इसीलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है ना। तो चलो z-0 हो गया इसके डिवाइजर्स। अब हमें जीसीडी निकालना है। जीसीडी कैसे निकालेंगे? कॉमन डिवीजर फाइंड करना है। कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या है इसके? +-1 उसके भी +-1 है और इसके भी +-1 है, तो कॉमन डिवाइजर्स हो गए 1 और -1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा हुआ? 1। तो 0 और 1 का जीसीडी 1 हुआ। मतलब अगर जीसीडी ऑफ 0, a निकालना है, a कोई भी इंटीजर है यहाँ पे, तो क्या होगा जीसीडी ऑफ 0, a? A a होगा या कुछ और होगा? मॉड ए। मॉड ऑफ a, क्योंकि मैंने a के बारे में कुछ नहीं बताया था, a तो -3 भी हो सकता था। फिर से हम यही कहेंगे कि -3 के डिवाइजर्स क्या हैं? +-3। 0 के डिवाइजर्स क्या हैं? इंटीजर्स -0। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा हुआ? 3 हुआ ना, यानी मॉड ऑफ -3। तो जीसीडी ऑफ 0, a क्या होता है? मॉड ऑफ -a। ये है याद रखने वाली बात। अब बात आती है कि 0 और 0 का जीसीडी क्या होगा। बताओ, डिवाइजर्स उसके भी इंटीजर्स हैं, उसके भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर -0। -0 कॉमन डिवाइजर्स क्या आ गए? z-0। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा आया? वो कैसे बताओ, आप बताओ। does not exist. हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जीसीडी इसीलिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बता नहीं सकते ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए जीसीडी ऑफ 0, 0 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन 0 का किसी और नंबर के साथ जीसीडी लेना हो तो आप इजीली ले सकते हो, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इसका क्या मतलब होगा?
GCD ऑफ a कॉमा माइनस ए क्या आएगा? a कोई भी इंटीजर हो सकता है। मॉड ए। मॉड ए, ठीक है। 2 कॉमा माइनस 2 है जैसे, या बोलें कि -2 कॉमा 2 है। इनका GCD निकालना है तो क्या आएगा? ये आएगा, मैम a माइनस, मतलब जो भी पॉजिटिव वाला होगा। मैम a बिलोंग्स टू z माइनस 0 होगा ना? a बिलोंग्स टू z माइनस 0, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इनका GCD क्या आएगा? मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ 2 जो भी है, जस्ट 2। GCD हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो GCD निकालना आपको आ गया। अब अगर हमें ये निकालने हैं, जैसे कि 5 फंक्शन हमें पता है, 5 ऑफ 2 1 होता है, 5 ऑफ 3 2 होता है, 5 ऑफ 4 2 होता है। 5 ऑफ 4 हमें वो सारे नंबर्स की जानकारी देता है, मतलब वो सारे नंबर्स की कैलकुलेशन करके बताता है काउंटिंग में कितने हैं वो नंबर्स जो 4 के साथ GCD 1 रखते हैं। तो कौन कौन से वो नंबर्स हैं, पहले तो वो बताओ कि कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो GCD 1 रखते हैं। सभी ऑड नंबर्स। सभी ऑड नंबर्स, लेकिन स्पेसिफिकली वो सेट बताओ मुझे 4 के साथ GCD 1 रखने वाले। फोर के साथ जो भी को प्राइम नंबर्स हैं, सभी ऑड नंबर्स थोड़ी आएंगे। कहने का मतलब ये सेट क्या होता है? 5 सेट हमें वो सारे x बिलोंग्स टू n बताता है, सच दैट 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू n, एंड ये x पे ये कंडीशन भी होती है कि n से छोटा हो या बराबर होना चाहिए, एंड GCD शुड बी, जो भी n है उसके साथ GCD 1 होना चाहिए, मतलब को प्राइम हो उसके साथ और छोटा लेस देन इक्वल टू, नहीं तो इनफाइनाइट नहीं आ जाएगा इसका आंसर 5 4। प्राची, इस तरीके से यस तो मैम। 5 4 इनफाइनाइट होंगी। काउंटिंग बतानी है ना हमें, लेकिन काउंटिंग में सिर्फ 2 ही नंबर्स आते हैं। वो नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4, 1 3 1 1 और 3। 3। तो ये जो सेट बनेगा जो को प्राइम है 4 के साथ, वो 1 3 बनेगा, को प्राइम एंड लेस देन n। मतलब ये इस सेट का नया नाम अभी हम देंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये सेट तो ये बन गया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि चलो ये नंबर्स तो आ गए हमारे पास, लेकिन 2 नंबर्स आए, इनका सम निकालना है हमें। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर लो 1 से बड़ा, क्योंकि 1 के लिए तो क्या ही आ जाएगा, 5 ऑफ 1 इज 1। 1 के साथ अकेला नंबर कौन सा को प्राइम होता है? वो 1 ही होता है, वो सेट बनता ही है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स का सम अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम निकालना चाहते हैं सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स जो n या n से छोटे हैं, लेस देन इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पे। वैसे इक्वल टू नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो नंबर तो कभी आता नहीं है, एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, दोनों बातें चलेंगी। तो इस सेट का, ये जो कार्डिनैलिटी के अंदर ये सेट लिखा हुआ है, इस सेट का एलिमेंट्स जितने भी आएंगे उनका सम निकालना है हमारा मेन मोटिव अभी के लिए। ठीक है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि 5 ऑफ 50 बताओ, तो हम जानते हैं कि 5 ऑफ 50 तो बहुत इजीली निकल आता है। कैसे निकालोगे, जरा फटाफट निकाल के बताओ। ट्वेंटी आएगा मैम। 5 ऑफ 2 रेज टू पावर 1 5 रेज टू पावर 2 होता है ये, तो 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 रेज टू 1।
विच इज़ 20। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को ये निकालने में? नो मैम। ठीक है, 5 और 50 20 है, मतलब 20 नंबर्स ऐसे हैं जो 50 से छोटे हैं और उनके साथ को प्राइम भी हैं। तो अब इन 20 नंबर्स को एक एक करके लिखा जाए, ABCDEFG जो भी सारे नंबर्स होंगे, 20 नंबर्स हो, उनको लिखा जाए और फिर उनका सम किया जाए। तो ये तो बहुत लंबा काम है, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, तो चलो मैं प्रूफ पे नहीं जाती अभी, प्रूफ नोट्स में है, एक बार देख लेना। मैं सीधे रिजल्ट पे आती हूँ कि ये फॉर्मूला होता है n इंटू 5n/2, n/2 टाइम्स 5n। ये सम दे देगा आपको। जैसे 5 और 50 आप जानते हो 20 होता है, लेकिन वो कौन कौन से नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ कि आपको अगर निकालना था 5 ऑफ 8, तो आप 5 ऑफ 8 तो बड़ी आसानी से निकाल लेते थे, 2 क्यूब है तो 4 आ जाता था। तो अब ये कौन कौन से 4 नंबर्स होते थे जो 8 से छोटे और उसके साथ को प्राइम होते थे? 1 3 5 7 ये होते थे ना। अब इन नंबर्स का सम निकाला जाए तो क्या होता था? 1 + 3 + 5 + 7। चलो ये तो छोटा नंबर है, इसके लिए हम आसानी से कर भी लेंगे और उधर चेक भी कर लेंगे फॉर्मूले से। 16 आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे हम 8 को पुट करें, 8/2 5 ऑफ 8, तो देखो क्या आता है, 4 टाइम्स 5 8 क्या होगा? 4 होगा। सम क्या आ जाएगा? 16। तो देखो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। आप किसी और नंबर के लिए करके देखना चाहो, वेरीफाई कर सकते हो। 5 और 5 करोगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये 4 नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5/2 और 5 5, विच इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स 4, यानी 10। और इधर आप सम करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये 10 आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी काम का है बड़ा। उन नंबर्स का सम निकाल सकते हैं हम जो नंबर्स इसके साथ 5 GCD 1 देते हैं n के साथ। इस सेट को पता है क्या बोला जाता है? याद होगा किसी को, UN बोला जाता है इसको। ग्रुप के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप की तरह काम करेगा हमारा UN यानी वो सारे नंबर्स जो n से छोटे हैं और उसके साथ को प्राइम है। और 5n क्या होता है? कार्डिनैलिटी ऑफ UN। इसको मैं बाद में कराऊंगी अच्छे से, अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, और सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ UN क्या हो जाएगा? n/2 5n, है ना। एक क्वेश्चन दूं? यस मैम। 30 के लिए सम निकालो उन नंबर्स का जो इससे छोटे हैं और इसके साथ को प्राइम है। थर्टी के लिए आपको निकालना है। और वन 120 के लिए भी निकालो। फिर ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन ही कर लो पहले, 120 वाला चाहे बाद में कर लेना।
मैम 30 के लिए 120 होगा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन करो। मैम हम्म, थर्ड क्वेश्चन में 240 एन मतलब एन फोर्थ डिजिट है, लास्ट डिजिट है या इनटू एन है? 240 इंटू एन है ये। 240 अलग है, एन अलग है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 480 आना चाहिए मैम। थर्ड का? हाँ जी। चलो अभी बताते हैं। इसका देख लेना, यही कुछ आ रहा होगा आंसर। हाँ मैम 480 और सेकंड का 1920। 120 आ रहा है। 6 24 48, 48 इंटू 4। 1920 आ जाएगा। तो मूवी हो गई 1920। थर्ड हो गया सबका। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो थर्ड तो इजी ही था। n/2 इंटू 5n, ये होता है सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, और ये दे रखा है 240 इंटू n। तो बस यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 5n आपको 480 मिल जाएगा। अब आपको अगर n पूछ लिया जाए यहाँ से, तो वो फिर ऑप्शंस दिए होंगे, कुछ गेस वेस मार के निकाल लेना, क्योंकि 480 एक से ज़्यादा का फाई हो सकता है। ऐसा कोई यूनिक फाई नहीं मिल जाएगा आपको, पता है ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, 1 1 फंक्शन। तो इसकी प्री इमेज 480 की प्री इमेज एक से ज़्यादा मिल सकती है, एक से ज़्यादा नेचुरल मिल सकते हैं, सच दैट 480 आ जाए। तो आंसर ऑप्शन दे रखे हो अगर एन पे, तो आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मत सोचना कि एक मिल गया तो दूसरा तो होगा ही नहीं। गॉट इट? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n इज, वो ऊपर वाली लाइन नहीं लिख रही मैं, सेम रिपीट है। फाइंड n, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड n। ऑप्शन भी डाल दिए इधर। अब ये बताना।
सेकंड ऑप्शन आएगा मैम। इसमें 32। कॉन्टू मैप के बारे में तो आपको पता ही है, निकाल लो सब लोग। फाइव क्या निकल के आ रहा था? 16। 5 16 आ रहा था ना? मैम हाँ मैम। तो 16 सिर्फ 32 का ही आएगा। जितनी आपको वार्निंग्स दी जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार फिर से चेक कर लो अपना आंसर। जिसका हो जाए वो ये भी बताए कि ये मैप ऑन टू होगा कि नहीं होगा। फोर्टी क्या भी आ रहे हैं, 40 पे आ रहा है मैम। ठीक है, देखते हैं। सबका हो गया तो बता दो मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम एक बार बता दो। 32 आया सबका कि नहीं आया? देखो 5n तो सबका 16 आ गया था। अब n निकालना है हमें। कौन से n का 5 16 आता है? सवाल ये है, क्या 16 का n 5 16 आ सकता है? ये तो देखते ही काट दिया होगा आपने। 5 16 तो 16 नहीं होता ना, आप जानते हो। कुछ ना कुछ कमी होता है, और किसी भी नंबर का 5 उसके बराबर नहीं आता, चाहे वो प्राइम ही क्यों ना हो, ये बात भी है। ओके, 5 of 64 आप निकाल के देख लो। 5 of 64 क्या होगा? 2 raised to power 6 वाला 5। मतलब देखो सिंपल, जब आप 2 raised to power में चल रहे हो तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 2 raised to power k वाला 5 क्या होता है? 2 raised to power k-1 ना, और मल्टीप्लाई होता है साथ में 2 - 1 विच इज नथिंग बट 1। उसको तो लिखो ना लिखो। 2 raised to power k - 1 मतलब 5 of 2 raised to power 6 is 2 raised to power 5 विच इज 32 बट नॉट 16। सो इसका मतलब n ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसका 5 16 नहीं आया। तो क्या n सेकंड ऑप्शन वाला हो सकता है? सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 raised to power 5। 2 raised to power 5 का 5 होगा 2 raised to power 4। वो क्या होता है? 16। तो सेकंड ऑप्शन इज पॉसिबल। 5 of 40 निकाल के आपको देखना पड़ेगा। 5 of 40 कैसे निकालेंगे? 2 × 2 = 4, 2 × 8 इंटू 5। हाँ ऐसे निकालेंगे। तो 5 of 2³ इंटू 5 of 5। 5 of 2³ क्या होता है? 2 raised to power 2। एक पावर कम हो जाती है बस 2 में हो तो। और 5 of 5 क्या होता है? प्राइम है तो उसकी एक -1 हो जाएगा 4 विच इज 16। तो इसका मतलब फोर्थ भी करेक्ट है। आया समझ कि नहीं? क्या बात है, शांति हो गई घड़ी। निर्माल्या, प्राची, मैनक, क्लियर हुआ कि नहीं? मेरा नेटवर्क ही चला गया था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम अब आ रही है। कब चला गया नेटवर्क? मैं पूछे जा रही थी। कोई फोन कॉल बताना जरा, कहाँ पे चला गया था तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई फोन कॉल आ रहा था। मैम एक 5 of 40 16 आ गया था। जस्ट 1 सेकेंड रुक जाना, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉल था, मुझे करना पड़ेगा अटेंड।
ठीक है फिर। सुतोष था कह रहा था लाइट नहीं थी कमरे में। बता दी, वो बाहर से एमसी गिरी हुई थी। जल्दी कर, आधा घंटा तो लगे। हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, मैंने कहा था 5 ऑफ 16। 5 किस नंबर का एन 5 16 आएगा, ये सवाल था ना। तो 16 का तो 16 होता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। 5 ऑफ 2 की पावर 6, अगर थर्ड ऑप्शन को चेक किया जाए तो थर्ड ऑप्शन है 2 की पावर 6। तो 5 ऑफ 2 रेस्ट पावर के हम जानते हैं क्या होता है, 2 रेस्ट पावर k -1, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 रेस्ट पावर k -2 रेस्ट पावर k -1, जिसको सॉल्व करने पर यही आता है 2 रेस्ट पावर k -1। तो कहने का मतलब 2 रेस्ट पावर k है तो डायरेक्टली एक पावर कम कर दो 5 निकल आता है। तो 2 रेस्ट पावर 5 का 5 निकालना है तो 2 रेस्ट पावर 4 आता है, मतलब 2 रेस्ट पावर 5 यानी 32। 32 का 5 16, तो 32 इज करेक्ट। लेकिन 64 का जब आप निकालोगे तो वो 32 आएगा, तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है 5 ऑफ 40, तो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था 5 ऑफ 40 2 क्यूब इंटू 5 करके 16 आ रहा था। बताओ। हाँ मैम। क्या बात है, ठंडे ठंडे रिएक्शन आ रहे हैं बहुत। इतनी ठंड हो गई कि रिएक्शन ठंडे पड़ गए आपके। ठीक है ना, सबको क्लियर है? बढ़े आगे ऑन टू फंक्शन पे। हाँ मैम। पता नहीं मैंने ऑन टू के बारे में डीप में तो नहीं बताया था, चलो देखते हैं। देखो z टू z ये फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर है। फंक्शन क्या है, 2x या 3x या कुछ भी हो। क्या ये ऑन टू फंक्शंस है? नो। ये भी होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑड वाले की प्री इमेजेस नहीं दे रहा, सेकंड वाला बड़े सारों की प्री इमेज नहीं दे रहा, वो सिर्फ 3 वाले मल्टीपल जो है उनकी प्री इमेज दे रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये तो सिंपल सा मैप था, z टू z निकालना था, तो ये तो ऑन टू नहीं निकला। लेकिन अगर zn टू zn कोई मैप दे रखा है इस टाइप का, इसके ऑन टूनेस कैसे चेक करें? ऑन टू वाली डेफिनेशन बोलती है कि इधर कोई y है, मतलब 3x इज इक्वल टू y, इधर कोई y है। ये तो ऑन टू नहीं होगा ना, हम्म, ये तो ऑन टू नहीं होगा। नहीं होगा, चेक करते हैं 3 पहले। का नंबर जो है हम्म, इधर कोई y पड़ा है तो उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, मतलब y के लिए कोई ना कोई x मिलना चाहिए सच दैट tx, मैं उसको x नॉट बोल देती हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कोई ना कोई x नॉट मिल जाए सच दैट tx नॉट इज इक्वल टू y, मतलब 3x नॉट किसी न किसी 3x नॉट के लिए कोई ना कोई x नॉट मिलना चाहिए। चलो ठीक है, tx नॉट इज इक्वल टू y। अब tx नॉट क्या होगा, tx नॉट निकाल लो। tx नॉट क्या होगा यहाँ से, 3x नॉट इज इक्वल टू y होना चाहिए, मतलब x नॉट मिलना चाहिए सच दैट x नॉट इज इक्वल टू y/3। और ये सारा काम किसके अंदर होना चाहिए? x नॉट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डोमेन से आ रहा है, यानी डोमेन क्या है z12, तो ये काम होना चाहिए, ये x नॉट y/3 हो बिलोंगिंग टू z12। तो क्या y/3 z12 से बिलोंग करता है? अगर करेगा तो हमें x नॉट एग्जिस्ट करता हुआ मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा तो x नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्या y/3 हमेशा z12 से बिलोंग करेगा? इसके बिलोंग करने के लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर में यहाँ 3 पड़ा है और उधर 12 है zn में, तो 3 और 12 का GCD जो भी है, अगर वो y को डिवाइड करेगा तो y/3 उससे बिलोंग कर जाएगा। तो क्या हर एक y के लिए पॉसिबल होगा? यानी अगर मैं y को 1 ले लूँ तो क्या 3 डिवाइड्स 1 होगा इसके अंदर? नो मैम। इंटीजर्स के अंदर ये हमें चेक करना है, 3 डिवाइड्स 1 वो इंटीजर वाली ही कंडीशन है, 3 डिवाइड्स 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। आप y को 2 ले लेते
वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 और 2 की तो प्री इमेज ही नहीं मिली। एक भी ऐसा नंबर मिल जाता जिसकी प्री इमेज नहीं है तो ऑन टू कैसे बोलेंगे हम उसको। तो ये मैप कभी भी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कोई भी आपसे ऐसे पूछ ले जनरली Zn टू Zn कोई मैप देके Tx इज इक्वल टू Kx, तो आप क्या बोलोगे, इसकी एक रिजल्ट बना दो कि ये मैप ऑन टू हो जाए। हम्म ये रिजल्ट बना दो कि ये मैप ऑन टू हो जाए, मतलब ये जो नंबर है ना, इनका जो जीसीडी है वो हमेशा y को डिवाइड करे। जो भी जीसीडी आने वाला है 3 और 12 को, वो हमेशा y को डिवाइड करे, तभी तो हो पाएगा ऐसा। क्योंकि y तो चेंज होता रहेगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, y 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ऐसा नंबर लेके आओ जो हमेशा y को डिवाइड करता हुआ मिले, तब ये मैप ऑन टू हो जाएगा, मतलब सबकी प्री इमेज आपको मिलेगी। जो जो वाइज के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे y इक्वल टू 1 के लिए प्रॉब्लम आई, y इक्वल टू 2 के लिए प्रॉब्लम आई, इन्हीं की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3x वाला जो कोडोमेन है उसकी हेल्प से, मतलब इस मैप की हेल्प से अगर मैं रेंज सेट बनाऊं तो क्या बनेगा रेंज सेट, जरा हेल्प करना मेरी। 3 इंटू 0 मतलब 0 मैप होगा 0 पे, 3 इंटू 1 1 मैप होगा 3 पे, 3 इंटू 2 2 मैप होगा 6 पे। आगे 3 किस पे मैप होगा, 9 पे। और 4 किस पे मैप होगा, फिर से 0, फिर से 5 किस पे मैप होगा 15 15 यानी 3 6 9। ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और बार बार यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो 9 तक ही है जिनकी आपको प्री इमेजेस मिलेंगी, इनके अलावा किसी की भी प्री इमेज नहीं है। इन्हीं की क्यों प्री इमेज मिली, क्योंकि यहाँ पे आते हैं वापस, y/3 का जो डिनोमिनेटर था और जो Z12 का 12 था, इनका जीसीडी आया था 3 और 12 का जीसीडी आया था 3, और 3 किन टाइप के नंबर्स को डिवाइड करेगा उन्हीं की प्री इमेज मिलेगी। 3 0 को डिवाइड करेगा, 3 को भी करेगा, 6 को भी करेगा, 9 को भी करेगा, इनके अलावा किसी को नहीं करेगा। हाँ 12 को भी करेगा पर 12 तो 0 ही है। ठीक है, इनके अलावा किसी को नहीं करता, इसलिए उन सब की प्री इमेज नहीं आई, जिनको करता है उनकी प्री इमेज आई। बिल्कुल 1 1 वाला कंसेप्ट है, कुछ भी अंतर नहीं है। 1 1 होगा तो ऑन टू होगा। देखो 1 1 भी चेक कर सकते हो आप, ऑन टू भी चेक कर सकते हो। 1 1 वाला रिजल्ट आपको याद हो तो जरा इसकी हेल्प से वो रिजल्ट बना दो, मैम नहीं भी अगर याद है तो भी बना दोगे k रिजल्ट। डिवाइड्स n होगा तब हो जाएगा मैम, k डिवाइड्स n होगा मैम। k डिवाइड्स n हाँ मैम। या जीसीडी ऑफ के एन की कुछ बात करनी। इधर से देखो, इधर क्या रिजल्ट बना, 3 और 12 का जीसीडी 3 है, एंड इफ 3 ऑलवेज, मतलब 3 तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, मतलब इनका जो भी जीसीडी था वो ऑलवेज डिवाइड करे y को, तब ये हो पाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो हमेशा हर नंबर को डिवाइड करता है, ऐसा कौन सा शरीफ नंबर है, 1। 1 बस 1 ही है। तो जीसीडी ऑफ के एन अगर 1 आएगा तभी ये मैप ऑन टू हो पाएगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो हर एक y को डिवाइड कर देगा, ऑल वाइज। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं सबको, जो भी यहाँ तक, जो भी हाँ स्क्रीन पे मैम। लिखा हुआ है। कुछ नया नया तो नहीं लग रहा, या कुछ ऐसा लग रहा हो क्लास छूट गई मेरी कोई। नो मैम। प्राची क्लियर है आपको, यस मैम। मैम बड़े अच्छे बच्चे हैं। हाँ बोलो। मैम ये इस मैपिंग को 4 कॉपी मैप बोला जाएगा ना? 4 कॉपी बोला जाएगा कि 3 कॉपी बोला जाएगा, बताओ जरा। वही तो बात है मैम, 3 कॉपी रहेगा ना? हर एक की कितनी प्री इमेज है, 0 की कितनी प्री इमेज मिलेंगी, थ्री कॉपी मैप होगा ये। जो 3 और 12 का जीसीडी निकल के आता है ना, उतना ही कॉपी मैप होता है, याद होगा आपको। 3 और 12 का जीसीडी क्या आएगा, 3 आता है। डोंट, ये याद मत रखो, लेकिन सिंपल सा है, देख लो आप, निकाल के भी सेट देख लेना। 0369 0369 0369 3 बार आएगा ना। इस सेट को मत देखो, इसमें तो 4 एलिमेंट्स हैं, है ना, इसमें तो 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो जीसीडी वाली बात होती है, वो तो जिसने पहले वाला होमवर्क किया उसको याद होगा।
ठीक है, Zn to Zn आपको मैप्स इस तरीके के समझ में आ गए होंगे अब, 1 1 on 2 कब होंगे कब नहीं होंगे। तो जल्दी से बता दो, Z10 to Z10 ये मैप ऑन टू होगा तो कि नहीं? मैम एक फंक्शन को 1 to होने के लिए 1 कॉपी मैप होना है। हाँ बिल्कुल, 1 1 होना ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन कोडोमेन सेम है, तो जब तक 1 1 नहीं होगा ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू नहीं होगा तो 1 1 कैसे होगा, इसीलिए सेम कंडीशन है। ये जो कंडीशन जो मैंने रिजल्ट बताया, यही तो रिजल्ट था उसके अंदर भी, ऑन टू वाले के अंदर भी। हाँ मैम, डोमेन समझ कोडोमेन आया। सेम में ही बात कर रहे हैं हम, अलग नहीं जा रहे हैं, अभी तो सेम में ही है हम, है ना। तो इसीलिए 1 1 चेक कर लो या ऑन टू चेक कर लो, रिजल्ट दोनों पे ही सेम है। तो कैसे आए वो सब आपको आई होप क्लियर ही होगा। ये वाला बताओ, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू के बारे में बताओ। नो मैम, नहीं होगा। क्योंकि 5 और 10 का जीसीडी हमने निकाल के देखा और वो 2 आया, और वो हर एक y को तो डिवाइड ही नहीं करता ऑन टू की बात करें तो, क्योंकि अगर ये 1 आता जीसीडी तभी बात बनती, और 1 1 और ऑन टू दोनों की। नहीं आया 1 तो नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। ठीक है, t is to z against number of on to functions or one unit function। अच्छा, आपको पता है ऑयलर्स 5 फंक्शन भी ऑन टू नहीं होता, चलो उस पर तो हमने बात कर ही ली थी। पार्टीशंस का थोड़ा बहुत याद होगा आपको, पार्टीशन ऑन अ सेट, पार्टीशन कैसे करते हैं, ये थोड़े पार्टीशन आपके काम आएंगे ग्रुप थ्योरी में। जैसे 2 का पार्टीशन करने हैं तो 2 तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है, 2 और 1 + 1। 3 के करने हैं तो कैसे करेंगे, 3 2 + 1 1 + 1 + 1, मतलब ये नंबर्स को अलग अलग तरीके से एडिशन में अरेंज कर देना, यही पार्टीशन कहलाएगा। याद ही होगा आपको, कुछ नया नहीं है वो, बाकी लिखा ही है नोट्स में कैसे आपको क्या पार्टीशन करने होंगे। जैसे कि ये सेट है, सेट आपके पास है ABC, इस सेट के पार्ट करने हैं आपको, तो 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, किस किस तरीके से पार्ट रखे जा सकते हैं इसके, 3 2 + 1 और 1 + 1 + 1, इस टाइप के पार्टीशंस बनाए जा सकते हैं। तो जब आप 3 वाला बनाओगे तो P1 पार्टीशन नाम दोगे उसको, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब 3 एलिमेंट्स मतलब सारे ही एलिमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे, जो 3 के 3 हैं उठा के ऐसे ही रखने पड़ेंगे। P2 के अंदर क्या है, 2 + 1, 2 + 1 यानी देखो सेट्स कैसे बनेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज बता रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है। AB रख दिया, C रख दिया, ये 2 का टुकड़ा और ये 1 का टुकड़ा ऐसे रख दिया, ठीक है। एक ऐसे रख दिया ACB 2 और 1, एक ऐसे रख दिया BCA 2 और 1, फिर 1 + 1 + 1 उसके देख लेना, ABC ऐसे करके रख लेना। थर्ड जो पार्टीशन बनेगा इनका वो इस तरीके से बनेगा, ABC, ठीक है ना। उसके सबसेट्स का ही पार्टीशन बनाया है हमने, और कुछ नहीं किया। एक सेट X लिया था, उसके सबसेट्स को कलेक्शन, इस तरीके की कलेक्शन बना के हमने पार्टीशंस ले लिए उसके, ठीक है। बाकी हमारा इसका कुछ खास यूज़ नहीं है, हमें तो सिर्फ नंबर्स पे ही फोकस करना होगा आगे, जब भी हम ग्रुप थ्योरी में इसका यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कहाँ है, चलो यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट बात है, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको। जीसीडी की जो मेन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जीसीडी पे एक दो बातें कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी, इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर ए और बी कोई 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ए और बी में से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए बस, जीसीडी और दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते ना, क्योंकि इनका जीसीडी डिफाइन नहीं होता। देन इनका जो जीसीडी होता है ना ए और बी का, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है
सच दैट वो कुछ खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो ए को भी डिवाइड करता है और वो बी को भी डिवाइड करता है, और साथ ही साथ अगर कोई और मेंबर है, इफ देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट सी ए को और बी को डिवाइड करे, तो डी कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सी के डिवाइड करें। मैं सबसे बड़ा डिवाइजर हूँ, इसलिए तुम मुझे भी डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर कोई और इंटीजर बाय चांस आपको मिल गया जो ए और बी को डिवाइड करता है, तो वो डी को डिवाइड करता हुआ ही मिलेगा। तो डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और ये हो गई इसकी डेफिनेशन। 0 0 पे डिफाइंड नहीं होता, 0 और नॉन ज़ीरो का हमने निकालना सीख ही लिया। ये बताना मुझे क्या आएगा, मतलब मेरा सवाल ये है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। या अगर आप लिखना चाहो इन सब का जीसीडी तो कैसे लिखोगे अपनी टर्म्स में? जो होगा मैम सबका सेम होगा। जो होगा सबका सेम होगा, निकाल दो फिर क्या होगा। सबका मालिक एक की तरह हो जाएगा। हाँ, ये सब अल्लाह के बंदे हैं। वैसे हमारा सबका मालिक एक है, ऑल्दो हम मानते नहीं है, वो बात अलग है। कहीं ये लोग भी झगड़ा कर ले और ये माने ना, एक कहे मैं हिंदू हूँ, एक कहे मैं मुसलमान हूँ, एक कहे मैं सिख हूँ। नहीं नहीं, ये लोग झगड़ा नहीं करेगा, ये लोग हमको मानते हैं ना इसलिए। इनका मालिक मैथ्स। यस मैम, इसको कैसे लिखूं? डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, इफ सी डिवाइड्स ए एंड बी then C divides D. Yes. D is said to be GCD of AB. हम्म, देखो एक कॉमन मल्टी इंटीजर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नॉन ज़ीरो, इसका मुझे आंसर बताना कल। ये क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन आंसर। जीसीडी ऑफ के ए कॉमा के बी क्या आएगा अगर ए बी का जीसीडी के है तो? सोचना है इसके बारे में। ऊपर वाला नहीं हुआ किसी का? मैम सब इक्वल होंगे। क्या होंगे? मॉड ऑफ के। मॉड ऑफ के तो नीचे, ऊपर कहाँ से आ गया के? मैम वो केडी होगा। मैक्सिमम ऑफ करके कुछ नहीं होगा। चलो जो भी होगा हमें पता नहीं होगा वैसे, जस्ट किडिंग। क्या होगा हम पता कैसे लगाएंगे जब तक हमें ए और बी के बारे में नहीं पता। ठीक है, जो मैम भी सेकंड होगा आंसर बता दूं? इक्वल नहीं होगा। बता दो भाई, हो गया तो KD होगा, KD। केडी होगा। चलो देखते हैं, जरूरी नहीं ना सही हो। आपने बताया था 2 डिवाइजर होंगे प्राइम के, फिर मैंने कहा 4 होंगे। मैम K पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बता दो मैम। जो बताना था वो सब लिखा है, आप लोगों को आंसर ढूंढ के लाना है। कहाँ पर लिखा है? के स्क्रीन नॉन में जीरो तो नंबर नहीं। है। चलो उसके बारे में नॉन जीरो तो है पर मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कुछ भी हो सकता है, के पे कोई रोक थोड़ी लगा सकता है। तो मैम मॉड के डी होगा, मॉड के डी। ठीक है, देखते हैं।
और देखो अगर ये देखो मैम, कंडीशन ही हटा दी जाए के नॉन जीरो की, फिर क्या होगा वो बताना, ठीक है? कल आपका ये होमवर्क है ये वाला। और इनके बारे में क्या होगा, इनका जीसीडी क्या होगा, इनका जीसीडी इक्वल होगा, जो भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन इक्वल होगा। ये बात तो ठीक है, मैंने कहा था प्लस माइनस का कुछ नहीं होता, जो भी आना है पॉजिटिव आना है, सबका मालिक एक ही है। तो जीसीडी सबका सेम सेम आएगा इनमें। सेट थ्योरी से हमें शुरू करना है थोड़ा सा। बाकी सेट थ्योरी में सब कुछ आपको पता ही है, जो कुछ भी है पढ़ लेना। मैम से नहीं बताओगे तो मैम, हम्म, मैम से नहीं बोलोगे? नहीं आज नहीं बोलूँगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, सेट थ्योरी में बाकी सब तो लिखा हुआ है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डी मॉर्गन्स लॉ, वो सब पता ही है आपको। कुछ रिलेशन नहीं पता। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते ही हो आप? हाँ मैम, जानता कार्टेशियन हूँ थोड़ा बहुत। किसी मैथमेटिशियन का नाम था कार्टेशियन। हो सकता है, नाम तो कुछ ढंग का रखते मुझे नहीं ऐसा है। इंट्यूशन आ वो रहा है कि फॉरेन मैंने ये पढ़ा हुआ है कहीं पे, ये किसी वो फॉरेन मैथमेटिशियन लोग का नाम नाम है। सही से रखते नहीं है ना मैम, इसलिए होता है। टेकार्ते, कल को हमारे नाम कार्टेशियन। पे कुछ हो जाए, तैयार रहना ना, अपना अच्छा सा नाम सोच लो, मेरे को नया बोल सकते थे। नया नाम अच्छा, सोच लो। चलो वापस आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इस तरीके से डिफाइंड होती है ना, याद ही होगा सबको। ये क्या हो गया, तो हमें पता ही है ए क्रॉस बी किसी भी दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई सेट हो 1 2 3 गिवन, बी इज इक्वल टू 4, 5, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है 1 4 2 4 3 4। 1 को सबके साथ मैच करा दो, अच्छा सॉरी, 1 4 2 4 3 4, फिर 1 5 2 5 3 5, इस तरीके से होगी ना। ये काम आप बचपन में करते थे, मुझे लगता नहीं मुझे लिखने की ज़रूरत है। इसकी बात की बात पे आते हैं कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ रिलेशन। मैम इसी इस का चीज कोई का भी सबसेट हम ले लें, हम्म, वो रिलेशन में जाएगा। हाँ, इसी का कोई भी सबसेट उठा लिया जाए उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी सबसेट उठा लेते हैं हम, 1 4 3 4 2 5, कोई भी सबसेट आप उठा लो वो रिलेशन होगा। ये एक सेट है कि नहीं, सेट है या कुछ और है ये, ए क्रॉस बी। सेट है। तो इसका सेट सबसेट है। 5 भी है, 5 इज ऑल्सो अ सबसेट, तो 5 भी एक रिलेशन है। लेकिन हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ए क्रॉस 5 करने लग जाओ और वो आपको कुछ मिल जाएगा। इसको आई थिंक 5 ही डिफाइन किया जाता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी। क्योंकि अगर आप कोई एलिमेंट रख रहे हो, डेफिनेशन कहती है कि ए कॉमा बी, ए रखने के लिए आपके पास ए सेट होना चाहिए, एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए सेट से, बी रखने के लिए बी होना चाहिए किसी सेट से, वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। बट 5 के पास कोई एलिमेंट ही नहीं होता, 5 पे इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और एक और क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी क्या होती है, जो भी ए की कार्डिनैलिटी है उसको बी की कार्डिनैलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाती है। जैसे ऊपर 2 और 3 एलिमेंट्स से दोनों में, तो उनकी कार्डिनैलिटी 6 हो गई। ये तो हो गया रिलेशन की बात। इसी में रिलेशंस में फिर आप मान लो ये रिलेशन है, तो रिलेशन में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रही थी मैं, दिमाग से ही निकल गया। हाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सब भी आपने पढ़ा ही होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या ये ऊपर वाला, नो मैम। ए रिलेट्स टू ए रिलेट्स टू बी, इम्प्लाइज बी रिलेट्स टू ए। और ये देख लो, सिमेट्रिक तो नहीं है कहीं, ट्रांजिटिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव कहता है कि ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू सी, इम्प्लाइज ए रिलेट्स टू सी। ना तो ये रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये मैंने रिपीट करके लिख दिया। ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं बन रहा है। सिमेट्रिक कह रहा है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, 1 इज रिलेटेड टू 4, अगर आपके पास ये है तो 4 शुड बी रिलेटेड टू 1, पर यहाँ पे 4 इज नॉट रिलेटेड टू 1। कोई भी एलिमेंट इस टाइप से लिखा हुआ है आपके रिलेशन में तो इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, ना कि बी इज रिलेटेड टू ए। तो अगर यहाँ पे 4 1 होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सॉरी सिमेट्रिक हो जाता। तो ये सब चीज़ें भी आप चेक कर ही लोगे, तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैम ये ट्रांजिटिव तो बन जाएगा ना? मैम सिमेट्रिक कैसे होता है? ट्रांजिटिव कैसे? मैम क्योंकि इसमें ए रिलेटेड टू बी और उसके बाद बी रिलेटेड टू सी, इस टाइप की कंडीशन बन ही नहीं रही। अगर ऐसी कंडीशन बने तो हमें बताना होता है ना कि ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। हाँ वो भी बात ठीक है। हाँ इसमें कहीं भी कंडीशन नहीं बन रही ना ऐसी, 1 रिलेटेड टू 4। हाँ ठीक है, ट्रांजिटिव बन जाएगा। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो ये इम्प्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक में ये चेक करना होता है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, जैसे 1 इज़ रिलेटेड टू 4 तो 4 इज़ रिलेटेड टू 1। आप चेक करो कि 4 और 1 कहीं पे रिलेट कर रहे हैं इसके अंदर, उसके लिए 4 1 भी होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। बाकी ये जो रिलेशन होता है ज़्यादातर ए टू ए ही चेक करते हैं। यहाँ पे 2 सेट्स थे, तो जैसे अगर हमें हाँ अगर रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आणि ए क्रॉस बी डिफरेंट सबसेट्स हो, मतलब इस एक ए में 1 और 2 हो और बी में 1 2 3 ऐसा कुछ, तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा बनेगा, किसको कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो तब बनेगा जब उसमें जैसे 1 और 1 है, 1 और 1 आ गया। मान लो एक सेट ऐसा बन रहा है 1 2 1 2 1 3, ठीक है। तो 1 इज रिलेटेड टू 2 और 1 इज रिलेटेड टू 3 है ना यहाँ पे। तो क्या 1 और 1 रिलेट कर रहे हैं आपस में? मैम मतलब रिफ्लेक्सिबिलिटी के सभी एलिमेंट्स के मतलब 1 1 1 2 2 हाँ और 3 3 3 ये सब होना चाहिए, यस मैम। ठीक है। अभी ये नोट्स में मैंने ऐड नहीं किया, बाकी मैं कर दूंगी इसको ऐड, तो पढ़ के ही आपको तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। जो मैं मेन बात यहाँ पे बता रही थी कि अगर नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं मैम। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर निकालने हो, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलेंगे? फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? लेट्स से ए क्रॉस बी के अंदर mn एलिमेंट्स थे, ए के अंदर m एलिमेंट्स थे, बी के अंदर n एलिमेंट्स थे। तो इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो रिलेशंस होते हैं ना। इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं? टोटल सबसेट्स कितने होते हैं ए क्रॉस बी के? 2 रेज टू पावर। हाँ, तो जितने भी इसके पास सबसेट्स हैं उतने ही इसके पास रिलेशन है, क्योंकि एक सबसेट इसका एक रिलेशन के इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाता है? 2 रेज टू पावर mn, मतलब पावर सेट की कार्डिनैलिटी के बराबर, ठीक है। बाइनरी रिलेशन उसको बोलते हैं अगर ए टू ए क्रॉस ए निकालो और इसके सबसेट्स देख लो तो इसको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। बाकी सब कुछ है नोट्स में, कुछ एक्स्ट्रा बातें वो सब कुछ दे रखी है मैंने, तो आप वो आराम से पढ़ सकते हो। जहाँ पे भी अगर कहीं यूज़ होता है, वैसे बहुत रेयरली इनका यूज़ होता है, बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। हो गया मैम। क्या बोल रहे हो नानिश? रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं अगर ए और बी ए क्रॉस बी से रिलेशन लिया जाए तो रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता ना। ए और बी अगर अलग अलग हैं तब तो बन ही नहीं सकता ना। तो मैम मुझे इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया था उस 1 1 और 2 ऐसा सेट लिया जाए तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्या?
कौन सा सेट लिया है आपने? 1 is related to 1 and 2 is related to 2. 2 common. अच्छा, सबसेट लिया। 1 इज रिलेटेड टू 1. हाँ, एंड 2 is related to 2. हाँ, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा सिर्फ इस रिलेशन की अगर बात की जाए। और टोटल जो उसके सेट्स हैं वो क्या हैं? बाकी मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ये 3 इज रिलेटेड। अच्छा, सेट आप यही ले रहे हो? सेट यही ले रहे हो ना आप? 1 2 और 1 2 3। Yes ma'am. और इसमें तो 3,3 नहीं है से ना? रिलेट हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे तो वैसे ही नहीं रिलेशन हो सकता। ठीक है, चलो मैं कल इस पे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगी आपको। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे आते ही। नहीं मैम, इसमें से आप बुरा क्वेश्चन कराए, अच्छे मत कराओ। पूरा ही करा दूंगी, ठीक है। ताकि कुछ ज्यादा नीड नहीं है ना, इसलिए मैंने तो पहले लिखा नहीं था इस नोट्स के अंदर। तो कल मैम मैं ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। आज के लिए ठीक इतना है ही है। बोलो। मैम, आज का मतलब एग्जाम कब होगा मैम? वो मतलब आप जब शाम में पढ़ाओगे उसके पहले ही कर दोगे? हाँ, उसके पहले ही होगा। 4:30 के आसपास मुझे बताना, मैसेज कर देना अपना टाइम। उसी टाइम मैं ओपन कर दूंगी, फोन कर लूंगी आप लोग। अब नहीं मैम, मतलब मेहनत तो यहीं पर है।